struggle against the inequality is not limited to India only. There are many other democratic countries suffering from this problem. स्ट्रगल चल रहा है किस चीज के लिए? स्ट्रगल चल रहा है इक्वलिटी के लिए, या फिर कह सकते हैं स्ट्रगल चल रहा है इनइक्वलिटी के अगेंस्ट में। ठीक, तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया ओनली, या फिर इट इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली, मतलब इंडिया से बाहर भी इस तरह का स्ट्रगल चल रहा है जो इक्वलिटी के लिए है, जो इक्वलिटी मांग रहा है, जो इनइक्वलिटी के अगेंस्ट में है। तो क्या है दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन सी? तो अगर हम एग्जांपल देखें तो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यूएसए का, यूएसए कहा जाए तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे पहले डेमोक्रेसी यूएसए में आई। तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी वहां पर भी समस्याएं हैं किस चीज की? इक्वलिटी की समस्या है। वहां पर भी पूरी तरह से इक्वलिटी इंश्योर नहीं की गई है। वोटिंग राइट इक्वल मिल गए, लेकिन जैसा हमने हमारी कंट्री के केस में पढ़ा था कि सिर्फ वोटिंग राइट मिल जाने से अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ में इक्वलिटी नहीं मिल जाएगी। ठीक है, वोटिंग राइट डज नॉट गारंटीज द इक्वलिटी इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। आपको देखना पड़ेगा कि लोग कास्ट के बेसिस पे भी इक्वलिटी को अडॉप्ट करते हैं नहीं करते हैं, रिलीजन के बेसिस पे करते हैं नहीं करते हैं। आया समझ में? तो उस सेंस में क्या है कि अगर हम एग्जांपल देखते हैं किसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो वहां पर क्या होता है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है दे फेस ह्यूज इनइक्वालिटी। अब अफ्रीकन अमेरिकन कौन है और क्यों इनइक्वालिटी फेस करते हैं वो दोनों चीजें समझाता हूं आपको। अफ्रीकन अमेरिकन कौन होते हैं? तो देखिए आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कि पहले स्लेवरी चलती थी। स्लेवरी मतलब क्या? पहले गुलाम बना लिया करते थे। तो बहुत सारे लोगों को क्या किया गया? अमेरिका से गुलाम बना के ले गए, सॉरी अफ्रीका से गुलाम बना के ले गए कहा? अमेरिका। अमेरिका में उन्हें गुलाम बना कर ले गए। अब वहां से उनसे क्या किया जाता था? उनसे काम करवाया जाता था, गुलामी करवाई जाती थी, खेतों पे काम करवाया जाता था। तो अब एक इंसान जैसे हम एवरेज देखें 60-70 साल जीता है, तो 60-70 सालों में सोसाइटी कितनी आगे बढ़ती है। आज से जो 60-70 साल पहले जिसने जन्म लिया था उस समय पे सोसाइटी कैसी थी, आज कैसे सोसाइटी, पूछना आप किसी बुजुर्ग से। तो सेंस में क्या है कि सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। तो धीरे धीरे स्लेवरी को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। लेकिन अब जो स्लेव्स बन के आए थे ऐसा थोड़ी ना कि उनको वापस अफ्रीका पहुंचा दिया जाएगा। तो वो लोग वहीं पर रह गए, वो लोग वहीं पर रह गए। अब कह सकते हैं तो उनके पास में कोई इतनी ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन कहीं काम करके कहीं कुछ करके धीरे धीरे वो वहां पर सेटल होने लगे। वहां पे सेटल होने लगे, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए। तो इस तरह से एक ऐसी जनरेशन डेवलप हो गई वहां पर अमेरिका में, जो अमेरिका में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जिनके फोर फादर्स कहां से आए थे? अफ्रीका से आए थे। ठीक है, तो फोर फादर्स अफ्रीका से आए, फोर फादर्स सेटल हो गए। फोर फादर्स मतलब पूर्वज, पूर्वज सेटल हो गए, और पूर्वजों के जो बच्चे हैं तो वो कहां पे होंगे? वो तो अमेरिका में ही होना है। तो वो लोग क्या है? नेटिव अमेरिकन नहीं है, अफ्रीकन अमेरिकन से, मतलब जो जिनके ओरिजिन कहाँ के? अफ्रीका के, और अमेरिका में आके जो बस गए या फिर जिन्होंने अमेरिका में जन्म ले लिया, तो वही अफ्रीकन अमेरिकन कहलाए। आ गए समझ में? तो अब क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे दे फेस ह्यूज इनइक्वालिटी। उन्हें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी फेस करना पड़ती थी। क्यों बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी फेस करना पड़ती थी? तो जो अफ्रीकन अमेरिकन थे दे वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ। तो मतलब कोई कानून नहीं था जो उन्हें इक्वलिटी देता था, उन्हें बहुत ज्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता था। क्यों? तो कारण सिंपल सा रहता था कि लोग कंसीडर करते थे कि वो तो स्लेव थे, इनके फोरफादर स्लेव थे, तो इन्हें हम अपने बराबर कैसे मान ले। जो अमेरिकन थे, जो नेटिव अमेरिकन थे, जो अमेरिका के मूल निवासी थे, उन लोगों को ऐसा लगता था कि हम तो क्या इन्हें स्लेव बना के लाए थे, अब हम इनको हमारे बाजू में कैसे बिठा रहे। स्लेवरी तो बैन हो गई, लेकिन जो मेंटल स्लेवरी है वो बैन नहीं हो पाई। तो मेंटली लोग यही कंसीडर कर रहे थे कि ये हमसे क्या है? नीचे है, ये हमसे अनइक्वल है। तो वही चीज यहाँ पे चल रही थी, और इसी बेसिस पे क्या होता था? इसी बेसिस पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में। उन्हें एक्सट्रीमली अनइक्वली तरीके से ट्रीट किया जाता था। और एक और चीज क्या है कि उन्हें इक्वलिटी भी डिनाई की जाती थी थ्रू लॉ। मतलब कानून ऐसे थे जो बोलते थे कि हाँ अनइक्वल ट्रीटमेंट सही है। जैसे हमारी कंट्री में हमने अभी डिस्कस किया था आगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले कोई लीगल बैकिंग ही नहीं थी, ट्रीटमेंट सही माना जाता था, अनटचेबिलिटी को सही माना जाता था। लेकिन फिर क्या होता है कि इस तरह से अमेरिका में जब स्लेव्स नहीं, अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में जो अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था उसे सही माना जाता था, उसके अगेंस्ट में लोगों के अंदर गुस्सा था, गुस्सा भरा हुआ था। फिर बूंद बूंद से घट भरता है, सुना है आपने कि धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता चला गया, और फिर वो गुस्सा बाद में कन्वर्ट होगा किसमें? मूवमेंट में। वही मैं आपको समझाता हूँ। तो पूरी कहानी आपको किसके थ्रू समझाएंगे? स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स। तो रोजा पार्क्स की कहानी सुनाएंगे आपको।
रोजा पार्क ने क्या किया। ठीक है, पहले आपको ये बताते हैं, ये है रोजा पार्क और आगे और कहानी में एक बार और दिखाएंगे फोटोग्राफ्स। ठीक, तो स्टोरी ऑफ रोजा पार्क। यूएसए में क्या था, एक सिस्टम था, पहले उसके बारे में बताता हूँ। तो इन यूएसए देयर वाज अ सिस्टम दैट इफ अ व्हाइट पर्सन विश टू सिट इन द बस देन ब्लैक हैड टू आइदर सिट एट द बैक सीट और गेट अप फ्रॉम देयर सीट। मतलब कि एक बस है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे रहता है, तो बस में क्या होता है, अगर व्हाइट मैन बैठ चढ़ता है, मतलब जो नेटिव अमेरिकन है, वो व्हाइट मैन अगर चढ़ता है और वो बैठना चाहता है सीट पर, ठीक है, तो देयर वाज अ सिस्टम दैट इफ अ व्हाइट पर्सन विश टू सिट इन द बस, सिट इन द बस मतलब बस के सीट पे, ऐसा नहीं कि छत पे बैठना है, तो अगर वो बस में बैठना चाहता था व्हाइट पर्सन, तो क्या होता है, अगर कोई ब्लैक बैठा हुआ तो ब्लैक को उठना पड़ेगा उस सीट पे से, या तो वो पीछे बैठे या खड़ा हो जाए। मतलब इसका कुल मिला के ये है कि व्हाइट्स को सुपीरियर कंसीडर किया गया, ब्लैक्स को इंफीरियर। ब्लैक्स मतलब क्या है, जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो ब्लैक रहते हैं। तो अब क्या होता है, इस तरह का अनजस्ट अनइक्वल ट्रीटमेंट चल रहा था। कहां पर, यूएसए में ये सिस्टम चला आ रहा था, ये सिस्टम चलता आ रहा था और ये सिस्टम फॉलो भी कर रहे थे ब्लैक्स भी व्हाइट्स भी। अब देखो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ब्लैक्स को भी उस चीज की आदत हो गई, और व्हाइट्स उस तरह से क्या अपने आप को सुपीरियर मानते थे, तो वो खड़े नहीं रहते थे, वो आगे वाली सीट पे बैठना पसंद करते थे। अब क्या होता है कि रोजा पार्क ने यहाँ पे चीजों को बदला। कौन है रोजा पार्क, तो रोजा पार्क एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे वर्क, तो दिन भर काम करने के बाद थक गई थी, वो अपने घर जा रही थी या फिर कहीं भी जा रही थी, तो शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट टू अ व्हाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। 1955 पे यहाँ से उन्होंने एक पहल स्टार्ट करी। रोजा पार्क अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी और वो अपने काम से जा रही थी, अब वो थकी हुई थी, तो वो क्या, उसने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं मैं नहीं खड़ी हो रही हूँ, कोई व्हाइट मैन अगर बैठना चाह रहा है तो पीछे भी सीट्स खाली, पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ ना। और ये क्या तरीका है, मतलब कि आप ब्लैक्स और व्हाइट्स को सिर्फ रेस के बेसिस पे या फिर ओरिजिन के बेसिस पे आप क्या है कि हम अफ्रीकन अमेरिकन है, हमारे पूर्वज कभी स्लेव हुआ करते, तो आप हमारे साथ आज तक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ठीक है, तो शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट टू अ व्हाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। और यहीं से क्या होता है, यहीं से हर रिफ्यूजल स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन। एजिटेशन मतलब एक तरह से लोगों का एक आंदोलन स्टार्ट होगा यहाँ से। कैसा आंदोलन, लोगों ने ये जो डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा था ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में, अफ्रीकन अमेरिकन को जहां पे इंफीरियर कंसीडर किया जाता था, इस चीज के अगेंस्ट में क्या स्टार्ट कर दिया, एक आंदोलन, एक मुहिम छेड़ दी। ठीक है, तो एक सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट होता है, और ये जो पूरा एजिटेशन था, इस एजिटेशन को क्या नाम दिया गया, सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट, इस एजिटेशन को नाम दिया गया। सिविल राइट्स मतलब क्या होता है, नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकार के लिए एक आंदोलन चलाया गया, उसे सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई रोजा पार्क की कहानी से। अभी हम जो पिछले वीडियो में हमने टॉपिक छोड़ा था क्या, कि अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। ये डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था, बसेस में डिस्क्रिमिनेशन होता था, लॉज नहीं होते थे कुछ उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो रोजा पार्क में जो चिंगारी छेड़ी थी, वो चिंगारी एक बड़ी फॉरेस्ट फायर का रूप ले लेगी, एक आग बन जाएगी, और वो सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट करेगी। अब इस सिविल राइट मूवमेंट के चलते क्या होता है, द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 वाज पास्ड। तो 1955 से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, 1955 से मूवमेंट स्टार्ट होता है, और ये मूवमेंट धीरे धीरे चलता है। अब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट भी देख रही है कि यार लोगों का मूवमेंट मजबूत होते जा रहा है, तो गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू पास ए लॉ। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, एक एक्ट पास किया, एक कानून बनाया, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। अब ये सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 है। क्या था इसमें, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इस एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इसको डायरेक्ट आपको एक वीडियो में समझा देंगे कि सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 के बाद में क्या चीजें बदली है। सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। तो अब ये सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 क्या है, वही सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो अगेंस्ट द एजिटेशन शोड बाय अफ्रीकन अमेरिकन, आगे ना समझ में, एजिटेशन क्यों दिखाया था अफ्रीकन अमेरिकन ने, क्योंकि वो परेशान हो चुके थे, परस्त हो चुके थे, वो थक चुके थे इस मूवमेंट से। तो अगेंस्ट द एजिटेशन शोड बाय अफ्रीकन अमेरिकन, द यूएस गवर्नमेंट पास्ड द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964। तो यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो एक लॉ पास करती है, और उस लॉ का नाम क्या है, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। अब आप बोल रहे होंगे सर आप जल्दी से बता दो कि लॉ में क्या था, 3 बार बता दिया आपने, क्योंकि तो ये लॉ में था क्या, वो डिस्कस करते हैं हम। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन वाज प्रोहिबिटेड। कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था
जिस भी प्रकार के भेदभाव होते थे, किस बेसिस पे? रेस, रिलीजन। रेस मतलब क्या होता है? दौड़ने वाली रेस नहीं है। रेस मतलब ये होता है नस्ल। नस्ल मतलब क्या होता है वो आपको समझाता हूं। जैसे हम देखते हैं कोई आर्यन रेस का होता है, ठीक है, हम देखते हैं ना, जैसे चाइना या फिर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहां के लोगों थोड़े से कैसे दिखते हैं? वो थोड़ी सी आंखें ऐसी रहती है उन लोगों की, ठीक है, और क्या रहता है कि थोड़े से शॉर्ट हाइटेड रहते हैं, जैसे, तो उन लोगों की रेस क्या है? मंगोलॉइड रेस है, ठीक है। वो ऐसे इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनके जीन्स जो, उनके डीएनए जो है वो मंगोलॉइड रेस के होते हैं। वैसे ही क्या होता है, अफ्रीका के लोग आप देखोगे तो टॉल होते हैं, कलर ब्लैक होता है, उनके लिप्स जो रहते हैं बहुत ब्रॉड रहते हैं, कलर ब्लैक रहता है, उनके बाल कैसे रहते हैं? कर्ली रहते हैं, तो उनकी रेस अलग हो जाती है। तो ऐसे अलग अलग रेस रहती है, नस्ल रहती है। अब दिखती बात है कि एक अफ्रीकन का बच्चा उसी की तरह होगा, वो चाइनीज की तरह नहीं होगा ना, वो रहता है। क्लियर है? तो क्या होता था, ये रेस के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन रेस के बेसिस पे होता था, रिलीजन के बेसिस पे होता था। नेशनल ओरिजिन, नेशनल ओरिजिन ये बड़ा दिक्कत था। नेशनल ओरिजिन मतलब जैसे अफ्रीकन अमेरिकन का नेशनल ओरिजिन क्या कंसीडर कर लिया जाता था कि ये तो अफ्रीका से आए थे, तो उनको इंफीरियर ट्रीट किया जाता था, स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। तो ये जो सिविल राइट्स एक्ट पास किया गया था 1964 में, उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन, हर चीज को प्रोहिबिट कर दिया गया, हर चीज को बैन कर दिया गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, स्कूल्स वर ओपन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस, दे वुड नॉट हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स। पहले क्या होता था कि अफ्रीकन अमेरिकन के लिए अलग सेपरेट स्कूल बना दिए जाते थे। तो अब इस लॉ के बाद में, कौन सा लॉ? सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, इस लॉ के बाद में स्कूल्स जो थी, तो वो स्कूल्स ओपन कर दी गई अफ्रीकन अमेरिकन के लिए भी, कि अब कोई सेपरेट स्कूल नहीं होगी, सारे बच्चे साथ में बैठकर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से क्या किया गया? इक्वलिटी को इंश्योर किया गया। दिस ऑल वाज डन टू इंश्योर इक्वलिटी। खुश हो? पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, हम पढ़ेंगे चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। किस सेंस में क्या चैलेंज? देखिए, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पिछले वीडियो तक हम लोगों ने हमारा चैप्टर जो है लगभग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यह लास्ट टॉपिक है, तो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? पूरे चैप्टर में हमने बहुत सारे अलग अलग इश्यूज पढ़े, अलग अलग टॉपिक्स पढ़े, इक्वालिटी से रिलेटेड पढ़े, अलग अलग स्टोरीज के थ्रू पढ़ा, इंडिया में क्या कंटेक्स्ट है इक्वालिटी का, इंडिया से बाहर मतलब जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर क्या स्टेटस है इक्वालिटी का, सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। अब जब हम इक्वालिटी पढ़ रहे थे तो उसे हम किससे रिलेट करके पढ़ रहे थे? हम डेमोक्रेसी से रिलेट करके पढ़ रहे थे कि क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम यहाँ पे डिमांड तो कर सकते हैं कम से कम कि इक्वालिटी होना चाहिए। अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहीं पे राजा रूल कर रहा है, कहीं पे मोनार्क है, या फिर कह सकते हैं कि कहीं पे डिक्टेटर है, तो वो तो इक्वालिटी की बात डिमांड भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे इक्वालिटी आपको मिलेगी नहीं। लेकिन क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वालिटी की डिमांड करना अप्रोप्रिएट है, एकदम सही है। तो अब हम वही देखने वाले हैं, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को क्योंकि इक्वालिटी को इंश्योर करना रहता है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सामने क्या चैलेंजेस होंगे? डेमोक्रेटिक कंट्री समझते हैं ना, जहां पे क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, सारी चीजें, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करते हैं, यही सारी चीजें। तो क्या चैलेंजेस होंगे एक डेमोक्रेसी में? तो नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। ये जो डेमोक्रेसी की बात की जा रही है ना, ये हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन को क्या करते जाती है? ऊपर करते जाती है। कैसे ऊपर करते जाती है? कि आज आपकी कंट्री में इक्वालिटी मिल गई है, कल आप क्या और ग्रेटर इक्वालिटी की बात करोगे। आप सबको इक्वालिटी मिल गई तो आप बच्चों और बड़ों के बीच में इक्वालिटी की बात करने लगोगे। तो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर बात की जाए तो वो कभी भी कोई भी अचीव नहीं कर पाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी अपने आप को हमेशा क्या करती रहती है? चैलेंज करते रहती है। डेमोक्रेसी हमेशा ग्रो करती रहती है। उस सेंस में क्या है? उस सेंस में हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो भी हमेशा ग्रो होती रहती है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, डेमोक्रेसी से बाहर निकल के एग्जांपल समझना इस चीज को, कि अभी आप क्या है, 7th क्लास में है, ठीक है। अभी आप 7th क्लास में, कल को आप क्या बोलोगे? कल आप कुछ आज आप जैसे बाइसाइकिल चलाना सीख गए, आप क्या चाहते हो कि आप बाइक चलाना, स्कूटी चलाना सीखे। कल आप वो सीख जाओगे, आप 4 व्हीलर ड्राइव करने की इच्छा करोगे, फिर आप हो सकता है हेलीकॉप्टर ड्राइव करने की इच्छा कर दो। तो उस तरह से क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा क्या रहती है? करती रहती है, बढ़ती रहती है। वैसे यहाँ पर भी चीजें होती है क्या, कि डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल्स जो है तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को आगे बढ़ावा देते रहते हैं। इंडिविजुअल्स ट्राई टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑन वेरियस इश्यूज, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स भी क्या करते हैं? अपने डेमोक्रेटिक आइडिया को पुश करते रहते हैं, आगे और
बढ़ाते रहते हैं, ट्राई टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी में जितनी भी चीजें हो सकती है सारी चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करते रहते हैं। एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑन वेरियस इशू। तो जिस तरह से हम डेमोक्रेसी में हमारी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते जाते हैं, तो वहीं पर अगर इक्वलिटी की बात की जाए तो इक्वलिटी में भी हम और कोशिश करते हैं कि ज्यादा इक्वलिटी मिले लोगों को, ठीक है। ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑन वेरियस इश्यूज, तो हम कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेटिक इश्यूज पे क्या हो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वलिटी वाले इशू पे ज्यादा आपको क्या मिले, लिबर्टी मिले, आपको ज्यादा क्या मिले, चांसेस मिले, जहां पे आपको इक्वल ट्रीट किया जाए। आगे समझ में? तो आइडिया जो है, बेसिक आइडिया क्या है कि हम हमेशा अपनी डिमांड्स को एक्सपेक्टेशंस को एक्सपैंड करते जाते हैं। क्लियर? द मेन स्ट्रगल इज फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड। और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही होती है ना, तो उस बढ़ती एक्सपेक्टेशन की समरी क्या होती है, उस बढ़ती एक्सपेक्टेशन के अंदर कह सकते हैं कि अंडर करंट क्या होता है, उस बढ़ती एक्सपेक्टेशन का रस क्या होता है, वो ये होता है कि रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्संस एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड। मतलब कि सिंपल सी चीज है, डेमोक्रेसी में हमेशा पीपल सेंट्रिक बात की जाएगी। आप एक इंसान के आजू बाजू उसका भला कैसा हो, उसका कैसा डेवलपमेंट हो, उससे सेंट्रिक बात करोगे आप। तो रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल, इस चीज की ज्यादा बात की जाती है। एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड, और उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाए। हमने आगे पढ़ा था किस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको लोगों की डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अगर आप डिग्निटी रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो क्या होता है, द वन फील्स नॉट एज एन इक्वल, वो अपने आप को इक्वल की तरह कंसीडर नहीं करता, वो इंफीरियर कंसीडर करने लगता है। तो आप अगर बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो डेमोक्रेसी के सामने हमेशा एक चैलेंज रहता है, या फिर कह सकते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी के सामने चैलेंज खड़ा करती है कि हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए और उनकी जो डिग्निटी है उसे मेंटेन करके रखा जाए। आगे समझ में? तो यही एक बेसिक आइडिया है। क्लियर? What do you think whether the equality of all person is ensured or not? Are we able to maintain the dignity of all individuals or not? अब ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्या क्वेश्चन है कि पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो आप, पूरे चैप्टर में आपने तरह तरह की चीजें भी समझी हैं, अलग अलग टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को, सभी को पढ़ा है। अब आपके सामने सवाल ये आता है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जो एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी में, वो तो आपको दिख रही है, हम किस हद तक उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पा रहे हैं। आर वी whether the equality of all person is ensured or not, are we able to maintain the dignity of individual or not? तो हम कितने सक्सेसफुल हो पाए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, हम इन चीजों को इंश्योर करने के लिए, इक्वलिटी को इंश्योर कितना कर पाए हम, कितना हम आर वी एबल टू मेंटेन दी डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स और नॉट। ठीक है, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन कर पाने में सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए। तो ये एक चैलेंज है आपके सामने हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा। और इस जैसे आज क्या होता है, आज मान लो मेल फीमेल में इक्वलिटी हो गई, लेकिन क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली जो गरीब है और जो अमीर है उनके बीच में इक्वलिटी नहीं हो पा रही है। अमीर हमेशा गरीबों को अपने से इंफीरियर समझ रहे हैं। तो वो हमेशा एक चैलेंज रहेगा, और जिसका जवाब हमेशा ढूंढते रहेंगे, जिसके जवाब की चाह में हम हमेशा क्या करते रहेंगे, अपनी डेमोक्रेसी को डेवलप करवाते रहेंगे। क्लियर है? तो इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो थ्योरी पार्ट पर कंप्लीट होता है।